हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ओके, जिनको हम एराइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन एटम जब अटैच्ड होता है तो उसको हम एराइल हैलाइड्स या हेलो एरीन्स भी बोलते हैं। ओके, ये देखो, जैसे एक्स डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, Cl ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन। बट जब CH2 के साथ लगाओ, CH2 बेंजीन के साथ और उसके साथ हेलोजन हो, तो वो फिर हेलो एरीन्स नहीं आएगा, ये फिर एल्काइल हैलाइड में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ये हेलोजन जो है एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, ना कि डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप के साथ। ओके, सो प्रिपरेशन करते हैं हम। फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का हाइड्रोकार्बन से। ओके, हाइड्रोकार्बन से करेंगे हेलोजिनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ई पॉजिटिव। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग जो स्पीसीज होती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये बेंजीन है, ओके, प्लस Cl2 FeCl3 लुईस एसिड लेते हैं और वो क्या कराता है, क्लोरोबेंजीन बना देते हैं यहाँ से। ओके, प्लस HCl। मैकेनिज्म क्या है? देखो यहाँ पे मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे, है ना। पहले क्या करेगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा कैसे? ये जो Cl2 हमने लेना है यहाँ पे, Cl यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, और ये जो FeCl3 है ये क्या करता है? इस नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन को लेके Cl4 बना देता है। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तो Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोनियम आयन। ओके, फिर क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो अटैक करेगा किस पे? बेंजीन रिंग पे। कैसे? जब ये पॉजिटिव चार्ज का क्लोरोनियम आयन आया तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के ये जो डबल बॉन्ड था इसने शिफ्ट कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, जब इसने यहाँ पे शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन पेयर, क्यों? क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब इसने अपना कार्बन की वैलेंसी होती है 4, है ना। कार्बन 1 2 3 और एक हाइड्रोजन होता है, पता है ना आपको, बेंजीन रिंग में एक एक हाइड्रोजन होता है। हम मेंशन नहीं करते हैं बट होता है। तो 4 वैलेंसी, 4 की जगह 3 रही तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl जो है वो अटैच हो जाएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो ये यहाँ शो हो रहा है। ओके, फिर अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेट करता है, रेजोनेंस आपने पढ़ी होगी। रेजोनेट करता है बेंजीन रिंग में, जो है चार्ज जो है सब जगह पे मूव होता रहेगा, कंजुगेशन होती रहेगी। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। पहले ऑर्थो पे था, अब पैरा पे, और फिर से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, है ना। ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन है और ये जो दो पोजीशन है ये मेटा पोजीशन है ना, पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो आप यहाँ पे इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, कैसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया। तो मतलब ये डबल बॉन्ड का है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया? ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे। ओके, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पे, इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनते हैं या बोलते हैं या हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, बहुत ही स्टेबल होता है ये। फिर क्या करेंगे? ये जो ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा इसको रिमूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफाइल जो न्यू वाला है वो तो अटैच कर दिया। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करने की, वो जो पीछे FeCl4 पॉजिटिव नेगेटिव बना था ना, वो यहाँ पे अब अपना काम स्टार्ट करेगा। वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव कर देता है। तो ये H पॉजिटिव अगर रिमूव करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे और बॉन्ड बना देंगे, फिर क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। FeCl
Cl4 में से Cl वाला नेगेटिव वाला जो है, क्योंकि इसने Cl नेगेटिव लिया था, वो जो है वो निकल के यहाँ से H को अपने साथ लेके HCl बना देता है और FeCl3 बना देगा। ओके, तो लुईस एसिड लेते हैं हम, चाहे हम FeCl3 ले लें, FeBr3 ले लें, FeCl2 ले लें, FeBr2 ले लें, AlCl3, AlBr3, इनको एनहाइड्रस फॉर्म में लिया जाता है, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, ओके, BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ओके, देखो यहाँ पे ब्रोमीन दिया हुआ है, बेंजीन ली, Br2, AlCl3, एनहाइड्रस लिया और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ Br HBr निकलेगा प्लस AlCl3 एज इट इज निकल जाएगा। ऐसा मत सोचना कि भाई अगर ये चीज़ चेंज हो रही है तो उसका कोई असर पड़ रहा है इस रिएक्शन पे। नो, असर पड़ेगा इसका, क्योंकि यहाँ से अटैच होना है इलेक्ट्रोफाइल। ओके, यहाँ से नहीं होता है अटैच, इसने सिर्फ अपना काम करना है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए। ओके, इसी तरह से अगर I2 ले लो, है ना, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो आइडोबेंजीन बन जाएगा, HI निकल जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये जो HI यहाँ पे निकलता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और आइडोबेंजीन को रिड्यूस करके फिर से बेंजीन बनाने की कोशिश करता है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होने की यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो काम है उसको कम करने के लिए, इसकी जो रिड्यूसिंग पावर है इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, जैसे कि HNO3 या HiO4। ओके, तो ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज होंगे, इसी को रिड्यूस कर देंगे HI को, फिर यहाँ से इसी को रिड्यूस करते हैं ताकि ये जो है इसको रिड्यूस ना कर दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये क्या करेंगे, इसी को रिड्यूस कर देंगे और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ये इसको क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। मैंने पहले थोड़ा सॉरी गलत बोल दिया, ऑक्सीडाइज कर देंगे इसको HI को, है ना। तो फिर क्या करेंगे ये, क्योंकि इनमें खुद में क्या होती है, रिडक्शन होती है। ओके, फिर ये जो है ऑक्सीडाइज करेंगे तो H2O प्लस I2 में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये 2H के साथ मिलके H2O बना देती है और I2 जो है निकल जाता है यहाँ से। फ्लोरोबेंजीन जो है इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हम। ओके, जैसे क्वेश्चन ले लो, यहाँ पे CH3 टॉलुइन लिया, Cl2 FeCl3। अब ये जो Cl है ये या तो ऑर्थो पे जाके लगेगा या पैरा पे जाके लगेगा। अगर ऑर्थो पे लगता है तो क्लोरोटॉलुइन, पैरा पे लगता है तो पैरा क्लोरोटॉलुइन या ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन। CH3 अगर बेंजीन रिंग के साथ लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन। ओके, तो ये जो CH3 ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और कौन से होते हैं, जैसे कि R ग्रुप, C2H5, OH, OCH3, NH2, ये सारे क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कुछ होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, पढ़ा होगा वैसे तो आपने इसके बारे में, C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OH, है ना, एसाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड OOCH3, N डबल बॉन्ड O NO2 जिसको बोलेंगे, या साइनो ग्रुप। ये क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिव हो गए। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन एनिलीन से बनाने की। ओके, यहाँ पे जो है एक बहुत ही बढ़िया सॉल्ट बनता है जो आपके सभी रिएक्शंस में यूज हो जाता है। कुछ भी बनाना हो आपने कंपाउंड बेंजीन का, तो आप इस डाइजोनियम साल्ट को यूज कर सकते हो, ये कुछ भी बना सकता है। तो जितने भी हेलो एरीन्स हैं वो इससे बन सकती हैं, है ना। देखो
अब ये डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, एनिलीन से बनता है। ओके, एनिलीन मतलब जब NH2 बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो। हम क्या लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl। कोल्ड लेंगे 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पे। ओके, कोल्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमें N2Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन के साथ, ये बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डाईएजोटाइजेशन। व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ओके, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट विद, प्राइमरी क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक कार्बन है। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन हो तो सेकेंडरी, और अगर 3 कार्बन हो तो टर्शरी। ओके, एंड HCl with NaNO2 and HCl in cold 273 या कैल्विन में ले लो अगर तो 273 to 278 कैल्विन, या फिर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इट फॉर्म डाइजोनियम, जिस डाइजोनियम डाइएजो ग्रुप है ये, एंड ट्रिपल बॉन्ड एन। ओके, सॉल्ट ऑफ बेंजीन, इट फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन। तो ये जो ये वाली रिएक्शन है ना डाइएजोटाइजेशन, ये आपके नेक्स्ट यूनिट में या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वाले यूनिट में आएगी। तो वहाँ पे जो है आपको फिर से मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस मैकेनिज्म को यहीं पे बता दे रही हूँ, तब फिर बाद में जब उस यूनिट को करेंगे तो मैं फिर आपको मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी। क्यों, क्योंकि मैं यहीं पे बता रही हूँ। फिर मैं डायरेक्टली बोलूँगी कि हमने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया। ओके, फिर आप इस मैकेनिज्म को अपना लिख के रखना कैसे बनाते हैं, चाहे नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ओके, कैसे होती है डाइएजोटाइजेशन। सबसे पहले तो ये होनो बनाएंगे, HNO2 बोल दो या होनो बोल दो, होनो भी बोलते हैं इसको। ओके, HONO, होनो शॉर्ट फॉर्म। NaNO2 प्लस HCl, NaCl प्लस होनो या HNO2 नाइट्रस एसिड। ओके, फिर क्या करेगा ये, जनरेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन करेंगे हम। ओके, नाइट्रोसोनियम आयन बनाएंगे इससे। फिर कैसे, ये होनो लिया और HCl एक और ऐड किया। ओके, HCl ऐड किया, उसमें से H पॉजिटिव यूज कर लिया, और ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अटैच होके यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, लोन पेयर को डोनेट कर दिया H पॉजिटिव को और बॉन्ड बना लिया। ओके, तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये इस बॉन्ड के पेयर को अपने पास अपना वापस ले लेगा। अब जब ये इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ले लेगा तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और बचेगा क्या, NO। बट इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है ना, डोनेट कर दिया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये क्या करता है, एनिलीन पे अटैक कर देता है। ओके, किस पे, एनिलीन पे अटैक कर देता है। NH2 ही होती है, तो उस पर लोन पेयर होता है एक। ओके, ये नाइट्रोसोनियम आयन जो है इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, या मान है ना, तो N पॉजिटिव जो है इसके साथ जुड़ जाएगा ना, N पॉजिटिव के साथ, और N पे क्या है, 2 हाइड्रोजन भी हैं। ओके, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसको डोनेट कर रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और N डबल बॉन्ड हो इसके साथ लग जाता है। ये H नहीं है, N है। ओके, जब ये हुआ, अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये क्या करता है, हाइड्रोजन से अपना तो लेता ही है इलेक्ट्रॉन, बट इसका भी ले लेता है और यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो जाता है। ओके, जब ये H पॉजिटिव रिमूव होता है तो यहाँ पे फिर ये फिर से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है। अब यहाँ पे टॉटोमेराइजेशन होती है। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, जब X बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z के टाइप के बॉन्ड हो तो
ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाता है और एक्स के ऊपर जो एच लगा होता है वो शिफ्ट कर जाता है जेड की पोजीशन पे। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा एक्स वाई के बीच में और हाइड्रोजन जो होगा वो जेड के साथ लग जाएगा। तो बस इसी तरह की यहाँ पे रिएक्शन होगी टॉटोमेरिज्म। ओके, टॉटोमेरिज्म होती है तो ये जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन लगा है ये ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट करके नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है। ओके, अब ये जो यहाँ पे H पॉजिटिव निकला था ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है। ओके, क्यों? क्योंकि इस पे के पास क्या है, लोन पेयर है, तो इसके साथ जो है अटैच हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये अपना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही पर इसका भी इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो और इस पे क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इस तरह से। ओके, H2O रिमूव हुआ और नाइट्रोजन के पास क्या था, यहाँ पे लोन पेयर था और डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना देता है। ओके, बॉन्ड बना दिया। अब इस वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया उसको, है ना। अब ये जो Cl नेगेटिव हमने स्टार्टिंग में HCl जब ऐड किया था तो उसमें से सिर्फ H पॉजिटिव यूज किया था, Cl नेगेटिव रह गया था। अब ये जो बचा हुआ Cl नेगेटिव था वो क्या करता है, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। ओके, Cl नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे इच अदर, तो N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज इस पे, Cl नेगेटिव, ये बना आपका डाइजोनियम सॉल्ट या जिसको हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये हमने बना लिया ये वाली रिएक्शन की ये। अब हम इस डाइजोनियम सॉल्ट से ना बहुत कुछ बना सकते हैं आगे, जैसे कि आप रिएक्शन देखोगे अभी। फर्स्ट रिएक्शन है सैंडमियर्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं और क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं साथ में। ओके, Cu2 Cl2 HCl की प्रेजेंस में और हमारे को क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। अगर आप Cu2 Br2 ले लें तो HBr की प्रेजेंस में तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ओके, तो ये दो रिएक्शंस जो है वो क्या है, सैंडमियर्स रिएक्शन है। डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उसके साथ क्या ऐड करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2 Cl2। इसको जो है ना इस तरह से भी लिखा होता है बुक्स में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ये डबल फॉर्म में हो चाहे सिंगल फॉर्म में हो। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से भी लिखा होता है। और फॉर्म बता रही हूँ कि इस रिएजेंट को इस तरह से भी लिख दिया जाता है। तो ये दोनों क्या है, सैंडमियर रिएक्शन है। अब इसी तरह से एक और रिएक्शन फॉलो होती है जब आयोडोबेंजीन बनता है, बट वहां पे क्या करता है, यूज पोटाशियम आयोडाइड यूज कर लेता है। ओके, डाइजोनियम क्लोराइड लेगा या डाइजोनियम सॉल्ट लेगा और क्या करेगा, पोटाशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में आयोडोबेंजीन बना देगा। बट ये क्या है, सैंडमियर रिएक्शन ही है, बट इससे मिलती जुलती ही रिएक्शन है। ओके, क्योंकि ये क्या बना रहा है, हेलो एरीन बना रहा है। फिर नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, अगर इसमें कॉपर / HCl डाले तो क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस N2 बनेगा। ओके, ये Cl यहाँ पे रह जाएगा और N2 जो है यहाँ से निकल जाएगा। और अगर कॉपर HBr की प्रेजेंस में लिया हो तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। ओके, N2, तो उसको बोलेंगे गेटरमैन रिएक्शन। ओके, और इसी तरह से एक और रिएक्शन होती है, डाइजोनियम सॉल्ट लिया और HbF4 की प्रेजेंस में क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बॉयल्स-स्काइमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बॉयल्स-स्काइमैन रिएक्शन या स्कीमैन रिएक्शन। ओके, जब हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है। बाय प्रोडक्ट्स क्या है, N2 + BF3। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड से। ओके, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। पहले फ्रॉम एनिलीन किया ना हमने,
और उससे पहले हमने डायरेक्ट हेलोजिनेशन की फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, जैसे हमने पीछे की थी हंस डाइएकर रिएक्शन हेलो एल्केन्स में, उसी तरह से यहाँ पे भी होती है। ओके, सिल्वर बेंजोएट लेंगे हम, सेम उसी तरह से बनेगा ये भी। और Br2 ले लेते हैं, CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करवाते हैं, आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। ओके, विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr। तो ये भी हंस डाइएकर रिएक्शन है। क्या है? हंस डाइएकर रिएक्शन या हंस डाइएकर रिएक्शन। ओके, तो ये तो थी आपकी प्रिपरेशन हेलो एरीन्स की। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ओके, तो इसमें भी 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन विद मेटल्स और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तो दोनों सेम है, बट यहाँ पे क्या है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। कैसे होगी? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना, और एक्स नेगेटिव एज निकल जाएगा। हेलोजन जो है गुड लिविंग ग्रुप होता है। ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाता है। बट क्या होता है कि एराइल हैलाइड्स जो हैं आर मच लेस केमिकली रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है कि एराइल हैलाइड्स जो है ना वो रिएक्ट नहीं करते हैं इतने ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उनमें रिएक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। रीज़न इसका क्या? एक तो है कि रेजोनेंस होती है और CX का बॉन्ड उस पर रीजन, ये 2 रीज़न है। ओके, जो है वो क्या होता है, sp2 होता है हाइब्रिडाइज कार्बन। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं। फर्स्ट बात करते हैं हम रेजोनेंस की। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने ये हेलो एरीन या एराइल हैलाइड लिया है। एक्स के ऊपर क्या होते हैं, हेलोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर आउटर मोस्ट सेल में? 7, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसके ऊपर होंगे, 6 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर या 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ पे डोनेट कर देता है और डबल बॉन्ड बनाता है और इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ वाला जो बॉन्ड है डबल, वो शिफ्ट कर जाएगा इस पोजीशन पे, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस भी चार्ज आ जाएगा और साथ में क्या होगा, लोन पेयर भी होगा। अब ये जो है ये फिर से यहाँ पे अटैच करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और विद इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि ये इसने कहाँ किया था शिफ्ट, यहाँ इस पोजीशन पे। अब ये फिर से इधर जाने की कोशिश करेगा, रेजोनेंस तो आपको पता ही है, तो ये फिर से अब यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, है ना। अब जब यहाँ पे आता है तो ये फिर से यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, और ये जो डबल बॉन्ड बना था एक्स के साथ, वो क्या होता है, फिर से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। ओके, तो ये देखो इस तरह से। अब इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, यहाँ पे सारी पोजीशंस पे आया है ना, तो मतलब सारी पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, है ना, तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, और पॉजिटिव चार्ज एक्स के ऊपर आया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पे है, तो CX जो है वो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। क्या होता है, CX के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आया। क्यों आया? रेजोनेंस की वजह से आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो इसलिए पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो जो हेलोजन होता है इस बेंजीन पे, उसको रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है पार्शियल, इसीलिए जो है हम रिमूव नहीं कर पाते। और अगर इसको रिमूव ही नहीं कर पाएंगे एक्स को यहाँ से, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, है ना, ये अटैक ही नहीं कर पाएगा अगर ये रिमूव नहीं होगा। तो इसलिए जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड्स में नहीं होती। दूसरा रीजन, अब ये जो कार्बन है यहाँ पे जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइड है। कैसे? क्योंकि इसके पास क्या, इसने क्या बनाए हुए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक एक्स के साथ, एक इधर एक इधर, एक तो ये पाई है ना। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके,
तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है यहाँ पे, और ये जो Rx है उसके बॉन्ड कितने होते हैं, मान लो R की जगह हम CH3 ले लेते हैं, मीथेन ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp की ज्यादा होती है सबसे, और sp3 की कम होती है, इसीलिए ये क्या है sp2 और ये क्या है sp3। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये x को बहुत कस के पकड़ के रखेगा, है ना, इसको छूटने नहीं देगा, है ना, यहाँ से इस तरह से, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन। ओके, तो ये क्या करता है, हेलोजन को जो है यहाँ से रिमूव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एस करेक्टर की बात करें अगर, जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे देखो sp2 में 33.3% है, 25% sp3 में। तो एस करेक्टर जिसमें ज्यादा होता है वहां पे बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। ओके, तो इसलिए जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं हो पाती 99% टाइम, बट 1% जो है कुछ रिएक्शंस हो जाती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो वो कब होंगी, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हेलोएरिन्स में गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, बट कंडीशन है यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। ओके, कैसे, NOH लेंगे और क्लोरोबेंजीन क्या करवाएगी 600 to 23 केल्विन या 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये क्या बनाएगा, ONA सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा, और एसिडिफिकेशन हो जाएगी डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, और आपको क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। ओके, इसको बोलते हैं फिनोल। OH ग्रुप जब लगा हो बेंजीन रिंग के साथ तो उसको बोलते हैं फिनोल। तो डाउज प्रोसेस है, ये बहुत बड़ी फेमस प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होती है। क्यों, क्योंकि इस तरह का टेम्परेचर और प्रेशर जो है आपको इंडस्ट्रीज में ही मिल सकता है। लैब में आप जनरल लैब में, नॉर्मल लैब में इस तरह का टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकते, बट इंडस्ट्री लेवल पे जो है आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, क्योंकि वहां पे इतना टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ओके, तो मैकेनिज्म देखो, पहले तो क्लोरोबेंजीन लेंगे। अब आपको पता ही है इस पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, तो ये जो NaOH से OH नेगेटिव निकलेगा वो इस हाइड्रोजन के साथ अटैच करेगा, इस पे अटैक करेगा, और एज अ वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। H पॉजिटिव निकल रहा है ना यहाँ से इस तरह से, तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो भी इसको देके जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो रहा है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से क्या करता है, इसके ऊपर बॉन्ड बना देता है, और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता ही है बट साथ में इसका भी ले जाता है। ओके, अगर इसका भी ले जाएगा तो यहाँ पे कमी हो जाएगी इस वाले कार्बन को, तो इसकी कमी पूरी करने के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज था या इलेक्ट्रॉन पेयर था वो यहाँ पे बॉन्ड बना देता है। तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं बेंजीन रिंग में। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, तो इसको बोलते हैं बेंजाइन। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है किसमें, डाउज प्रोसेस में। जब सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू होती है, हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप से, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, बेंजाइन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, हमेशा याद रखना। ओके, जब ये बेंजाइन बनता है फिर ये क्या करेगा, OH नेगेटिव NaOH के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे यहाँ पे। ओके, फर्स्ट मॉलिक्यूल से हमने OH नेगेटिव यूज कर लिया, अब ये जो दूसरा NaOH है उससे OH नेगेटिव लेंगे, और ये OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है। क्यों, क्योंकि ये जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस बॉन्ड को फिर से शिफ्ट कर देता है। अभी OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले लेता है और इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ जाके शिफ्ट हो जाता है। ओके, इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर ये इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये नॉर्मल हो गया, पूरी बेंजीन रिंग पूरी हो गई है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज रह गया, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। जब ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है। ये H बताने के लिए दिखाया है कि ये H यहाँ पे अटैच हो गया है। यहाँ पे ऐसे फिनॉक्साइड आयन में आपको ऐसे नहीं दिखेगा, फिनॉक्साइड आयन में आपको डायरेक्ट इस तरह का दिखेगा। ये ओके, ये
ये H इसलिए बताया है क्योंकि ये यहाँ से निकल के यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ से ये जो Na पॉजिटिव था ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक करेगा तो ये ONA सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है थर्ड स्टेप में डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में ये Na क्या करेगा विद Cl क्या कर जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, और ये जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव Na पॉजिटिव एज ए Na पॉजिटिव निकलेगा और Cl नेगेटिव यहाँ से निकलेगा NaCl, तो Cl नेगेटिव यहाँ से निकल रहा है तो मतलब ये क्या होगा H पॉजिटिव होगा। H पॉजिटिव होगा तो ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा। ओके, तो ये थी डाउस प्रोसेस और इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, फिनोल मिलता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे मिलता है। ओके, रिएक्शन विद मेटल की बात कर ले, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है ना। अगर दोनों तरफ जो है हम फिनाइल ले रहे हैं, सेम तरह के हेलो एरीन्स ले रहे हैं तो रिएक्शन होती है फिटिग रिएक्शन। क्या होती है, फिटिग रिएक्शन। वुड्स की तरह ही रिएक्शन है, सेम Br दोनों तरफ, बीच में 2Na। ओके, ड्राई एथर के प्रेजेंस में ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, डाइफिनाइल बना देंगे और निकल जाएगा 2NaBr। अगर दोनों एक हेलो एरीना और एक हेलो एल्केन है तो क्या होगी, वुड्स फिटिग रिएक्शन होगी, फिटिग भी और वुड्स भी दोनों रिएक्शन इकट्ठी होंगी। तो यहाँ से जो है इस तरह से ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये CH3 बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा जिसको हम टॉल्यूइन बोलते हैं और 2NaCl यहाँ से निकल आएगा। ओके, इसी तरह से आइडोबेंजीन बनानी हो तो कॉपर के साथ रिएक्शन कर लो। ओके, कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो डाइफिनाइल मिलता है हमें आइडोबेंजीन से। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं डाइफिनाइल मिलता है प्लस 2COI, तो इसको बोलते हैं अल्मन रिएक्शन। ओके, या अल्मेन रिएक्शन भी बोल देते हैं कोई, या अल्मेनन रिएक्शन भी बोल देते हैं। अल्मन, मैं तो चाहूंगी आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करो, अल्मन रिएक्शन। ओके, फिर बात करेंगे लिथियम के साथ, ये कॉपर की उससे पहले सोडियम की, अब ये लिथियम के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा, डायरेक्ट LiBr और Li जाके डायरेक्ट उधर अटैच कर जाएगा, एक LiBr को ले जाएगा और एक Li इसके साथ अटैच हो जाएगा, फिनाइल लिथियम बन जाएगा। ओके, विद मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा जैसे हेलो एल्केन्स में बनाया था XMg। ओके, ड्राई ईथर लिया और ये MgX फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, नाम होगा फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर मान लो आपने क्लोरोबेंजीन ली है मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो आपको मिलेगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर बात करते हैं थर्ड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। मतलब सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होती है, यहाँ पे रिंग में होती है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब E पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं और कंजुगेशन होती है रिंग में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे अटैच करता है और ये बॉन्ड जो है रोटेट करते रहते हैं। ओके, तभी जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाती है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम भी बनाया था, पीछे समझाया है कि किस तरह से जो है रेजोनेट होते हैं स्ट्रक्चर, है ना। ऑर्थो पे आ जाता है, फिर पैरा पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, फिर से ऑर्थो पे चला जाता है, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो डबल बॉन्ड्स पूरी रिंग पे और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो और पॉजिटिव चार्ज एक्स के पास। ओके, तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं हम +M इफेक्ट। मतलब नेगेटिव चार्ज जब रिंग पे होता है उसको बोलते हैं +M इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ड्यू टू +M इफेक्ट हेलोजन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोफिलिक इज मोर अट्रैक्टेड, इलेक्ट्रोफाइल इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रिंग। इसलिए जो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता है रिंग की तरफ, है ना। यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो अट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव है ना, तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो वो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया, ऑर्थो पे, पैरा पे या ऑर्थो पे, तो यहाँ पे हो गए। बट यहाँ पे क्या है, -I इफेक्ट भी होता है, -I इफेक्ट भी होता है। अब आपको पता है -I इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी, है ना। ड्यू टू -I इफेक्ट
X are very electronegative and hence decrease electron density in ring. अब माइनस आई होगा कि इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी हेलोजन की ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी थी उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे. ओके, सो हेलोजन डीएक्टिवेट्स रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एक्सेप्शनल केस है कि माइनस आई जो है डोमिनेट कर जाता है प्लस एम को. ऐसे जनरली प्लस एम डोमिनेट करता है हमेशा माइनस आई इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट को. बट हेलोजन्स के केस में माइनस आई जो है आपका डोमिनेट कर जाता है प्लस एम को, तो इसलिए जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाती. अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक भी नहीं होती, न्यूक्लियोफिलिक भी नहीं होती, तो होती कौन सी है. बट समहाउ अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए, इट विल अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. अगर हो गई किसी न किसी तरह से, तो वो कहाँ पे होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन की वजह की बेंजीन रिंग पे होगी. ओके, क्यों, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट या मीजोमेरी इफेक्ट. तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक, ओके, तो किस तरह से होगी. क्लोरीनेशन करवा लो, है ना, Cl2 ले लो क्लोरोबेंजीन में, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो एज अ H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, और ये जो Cl2 होगा Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा. ओके, तो ये यहाँ पे Cl जो है यहाँ पे भी अटैच हो सकता है ऑर्थो पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है. क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, यहाँ पे. तो ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. अब इसमें बताओ कि मेजर कौन सा होगा, तो ये वाला मेजर होता है. क्यों, क्योंकि ये दोनों बल्कि ग्रुप जो है साथ में है, तो ये रिपल्शन क्या करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को. ओके, तो इसलिए माइनर प्रोडक्ट होता है, और यहाँ पे मेजर क्योंकि ये दूर दूर है Cl. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रेशन की. नाइट्रेशन में क्या होगा, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन जो है वो जाके अटैच हो जाएगा. ओके, क्लोरोबेंजीन ले लो कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में, ठीक है, और इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना है, हीट करना है, और NO2 या तो पैरा पोजीशन पे लगेगा या ऑर्थो पे, ऑर्थो या पैरा पे. तो ये जनरली जो है पैरा प्रोडक्ट जो है इसमें भी मेजर है, क्योंकि बल्कि ग्रुप है और रिपल्शन बनाएंगे. ओके, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ये इनके नाम है. ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है. ओके, फिर बात करते हैं सल्फोनेशन की. बेंजीन की सल्फोनेशन कर दो. ओके, SO3H पॉजिटिव. ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो E पॉजिटिव. इसी तरह के पॉजिटिव चार्ज वाले ही वहां जाके अटैच होंगे, है ना. क्लोरोबेंजीन ले लो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना. H2SO4 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है OH SO3H. ओके, यहाँ से जो है H2O रिमूव हो जाएगा ये OH, और यहाँ वाला हाइड्रोजन या यहाँ वाला हाइड्रोजन निकल के H2O एज ए H2O रिमूव हो जाएगा, और SO3H जो है ये वाला ग्रुप जो है वो अटैच कर जाएगा यहाँ पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे. अब ये जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, इसलिए इसको 1 हम नंबरिंग दे देते हैं. ओके, तो यहाँ पे बने 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ओके, तो ये सल्फोनेशन हो गई. नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ओके, बहुत आगे तक आपके काम आएगी अगर आप पढ़ोगे ना, पढ़ते रहोगे कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह भी करोगे, तो उसमें भी आपको ऐसी रिएक्शनें मिलेंगी अगर आप केमिस्ट्री में परस्यू करते हो. ओके, फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो दो टाइप्स में होती है, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन. एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं एज अ CH3 पॉजिटिव, C2H5 या R पॉजिटिव. तो यहाँ पे देखो, ये हमने एल्काइल क्लोराइड ले लिया एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये यहाँ से क्या ले लेता है, Cl को ले लेगा और CH3 को छोड़ देगा एज अ CH3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव ले लेगा. ओके, तो यहाँ पे CH3 या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे. ऑर्थो पे लगता है तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, क्योंकि CH3 अगर अटैच होता है बेंजीन से तो टोलुइन, या पैरा क्लोरोटोलुइन. ओके, तो ऑब्वियसली पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा बिकॉज ऑफ
क्या होता है, इनका रिपल्शन हो जाती है आपस में। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से, कई बार क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कार्बोकेटाइन बनता है, CH3 पॉजिटिव बन रहा है ना, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ जाती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH CH2 Cl, तो अगर Cl नेगेटिव यहाँ से निकलेगा तो CH2 पे जो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाने की, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये H यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो जब ये H यहाँ पे से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाँ ओके, 1 2 3, यहाँ पे CH2 होना था, 1 2 3 4, हाँ अब ठीक है। अभी एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, तो फिर ये जो है इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे Cl है मान लो, तो ये मैं मेजर प्रोडक्ट बनाती हूँ, ओके, CH CH3 CH3, ओके, तो इस तरह का प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमेशा याद रखना, जब इस तरह का दिया हो ना आपके साथ रिएक्टेंट, तो उसको देखना स्टेबल बनाने की कोशिश करना कार्बोकेटाइन को। फिर बात करते हैं एसाइलेशन की। एसाइल ग्रुप जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव, है ना, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करेगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये Cl जो है AlCl3 के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एज अ एसाइल ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल निकल आएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये एसाइल ग्रुप जो है या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, ओके। तो पैरा वाला जो है मेजर होगा और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन इस ग्रुप के साथ, अगर बेंजीन पे इस ऐसा ग्रुप लगा हो तो उसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं, ओके। और क्लोरीन लगा है तो इसकी नेमिंग होगी पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, और दूसरे को ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, ओके, वो माइनर होगा। तो ये थी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। अब बात करते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ओके। फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर कैसा होता है। एल्काइल हैलाइड्स जो हैं जनरली कलरलेस होते हैं जब प्योर होते हैं, बट ब्रोमाइड्स जो हैं, जो आयोडाइड्स के साथ कलर डेवलप कर देते हैं जब लाइट में एक्सपोज हो जाते हैं, ओके। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। सारी क्या होती हैं, गैसेज होती हैं रूम टेम्परेचर पे। हायर क्लोरोब्रोमो आइडो कंपाउंड्स आर आइदर लिक्विड्स और सॉलिड्स। मैनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, कईयों की वोलेटाइल हेलोजन की क्या होती है, स्वीट स्मेल होती है, ओके। फिर बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, ओके। अब मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन्स में ग्रेटर पोलैरिटी होती है ना, एज हाई मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो उनके साथ अटैच होता है उनके कंपैरिजन में क्या होती है, पोलैरिटी ज्यादा होती है, ओके। पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स में, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो है कंसिडरेबली हाइयर होते हैं उन एज कंपेरिजन टू हाइड्रोकार्बन से, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जाते हैं और साइज भी बढ़ता जाता है। सो पैटर्न ऑफ वेरिएशन जो लास्ट में है, हाइड्रोकार्बन बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ओके। अगर सेम एल्काइल ग्रुप लगा है और हेलोजेंस जो है वो अलग अलग हैं, तो उसकी कैसी होगी, RI की सबसे ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, RBr का उसके कम, RCl का उससे कम और RF का सबसे कम। दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन द साइज द मास ऑफ हेलोजन द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, ओके। मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होता है। यहाँ पे CH3I का सबसे ज्यादा है,
CH4 का सबसे कम, CH3F का उसके ज़्यादा, CH3Cl का, है ना। और अगर सेम हेलोजन एटम हो और कार्बन जो है या हाइड्रोकार्बन जो चेन है वो से अलग अलग हो, या जो एल्काइल ग्रुप, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतने ज़्यादा क्या होगा, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब कुछ आइसोमेरिक फॉर्म्स, मतलब जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे आइसोफॉर्मेरिक फॉर्म दिए हैं एल्काइल हैलाइड की, CH3 CH2 3 होल 3 थ्राइस Cl। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी ब्रांचिंग है, एक किसी पे 3 का CH3 ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पे पूरी फ्लैट चेन है, और यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट वाले कार्बन पे ब्रांचिंग है, और यहाँ पे जो है आगे ब्रांचिंग है और बीच में ब्रांचिंग है ना, बीच वाले में ब्रांचिंग है ऊपर नीचे, और एक तरफ क्लोरीन एक तरफ CH3 लगा हुआ है। ओके, या इसको इसके साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, इलोंगेटेड चेन में। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इसका सबसे ज़्यादा, नहीं सॉरी, इसका कम ज़्यादा है और इसका कम है। ब्रांचिंग जो है, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होती है तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इनका ज़्यादा है। ओके, सरफेस एरिया जब कम हो जाता है ब्रांचिंग की वजह से। फिर बात करते हैं हेलो एल्केन्स की, किस तरह की ब्रांचिंग हो रही है, कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है घट रहा है। ओके, लेट मी जस्ट फिक्स द कैमरा। ओके, यहाँ पे देखो सिंपल है, ब्रोमोस 375 सबसे ज़्यादा है, ब्रांचिंग हो रही है फिर कम हो रहा है, और ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है, बीच में आ रहा है ब्रोमीन, फिर और कम हो गया, सेम ही है मतलब। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग हुई तो क्या हुआ, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट चला गया। जनरली जो हैं वो बॉइलिंग पॉइंट्स क्लोरो, ब्रोमो और आइडो कंपाउंड्स के क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं एज नंबर ऑफ हेलोजन आइटम इंक्रीज होता है। जैसे Cl2 Cl3 ये बढ़ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं हेलो एरीन्स की। तो हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स का ना नियरली सेम ही होता है बॉइलिंग पॉइंट का जो है ट्रेंड। आइडो एरीन्स जो है सबसे ज़्यादा होंगी, उनका सबसे ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमो एरीन्स का, फिर क्लोरो एरीन्स का, फिर फ्लोरो एरीन्स का, फिर साथ में लास्ट में सबसे एरीन का। ओके, जहाँ पे एराइल ग्रुप जो है, बेंजीन जो है वो सेम है, बस हेलोजन्स चेंज हो रहे हैं। ओके, उसी तरह से आप देखो जो सेम हेलोजन एटम होगा अगर, है ना, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ एराइल ग्रुप। अगर एराइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं आइसोमेरिक फॉर्म की। ओके, मतलब जहाँ पे बस ग्रुप्स जो है अलग अलग जगह पे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो है वो पैरा का, ऑर्थो का है, फिर मेटा, फिर पैरा, है ना। बट मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों, नियरली सेम ही है। यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट 453, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिकल होते हैं। पैरा पोजीशन पे जब कोई ग्रुप लगा होता है ना, तो वो क्या होते हैं, पैरा आइसोमर जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब वो क्लोजली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, तो उनको जो है मेल्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि स्ट्रोंगर होती हैं, इसीलिए जो है हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं एज कंपेरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ओके, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी कैसी होती है, एल्काइल फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स आर जनरली लाइटर देन वाटर, वेयर एज एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स एंड पॉलीहेलाइड्स आर हैवियर। पॉलीहेलाइड्स मतलब जहाँ एक से ज़्यादा हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या होंगे, हैवियर होंगे, किससे, वाटर से, और फ्लोराइड क्लोराइड जो होंगे वो लाइटर होंगे। देयर रिलेटिव डेंसिटीज फॉलो, आर आई की सबसे ज़्यादा, आर बी आर की कम, फिर आर सी एल की कम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, सी एल की जो है डेंसिटी है 0.89 ग्राम पर लीटर पर मोल मिलीलीटर होगा शायद, हाँ।
और यहाँ पे जो है C3H7Br, ये सेम है, बस हेलोजन चेंज हो रहा है, तो इसके सबसे ज़्यादा है 1.747। Among the alkyl halides, methyl iodide has the highest density. Among the alkyl halides, methyl iodide has the highest density. Okay. However, as the size of the alkyl group increases, the density of alkyl halides go on decreasing. एल्काइल का अगर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज कर जाए ना, तो डेंसिटी क्या करती है उनकी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाती है। ओके, यहाँ पे देखो CH3I की जो है सबसे ज्यादा है और C4H9 की सबसे कम। फर्दर द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ओके, डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जितने ज्यादा हेलोजन्स उतने ज्यादा डेंसिटी। ओके, ऑल एराइल हैलाइड्स आर हाउएवर हैवियर देन वाटर, बट जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर से हैवियर होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है डाइपोल मोमेंट। क्या है, डाइपोल मोमेंट। पहले हेलो एल्केन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हेलोजन्स की वो डिक्रीज करती है क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, है ना। फ्लोराइड्स जो है वो उनका लोअर डाइपोल मोमेंट होता है, उसका मैंने बताया था आपको रीजन क्या होता है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर जो आएगा वो इस तरह का आ जाएगा, इस ऑर्डर को याद कर लेना। CH3Cl का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट, फिर CH3F का, फिर CH3Br का, फिर CH3I का। अगर चाहो तो इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी याद कर लेना। फिर बात करते हैं हेलो एरीन्स की। फ्लोरोबेंजीन जो हैं उनका होता है 1.60, फिर क्लोरोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन, है ना। लोअर डाइपोल मोमेंट होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू मिथाइल हैलाइड्स से, या एल्काइल हैलाइड जिनको बोलते हैं हम। आइडोबेंजीन जो है उसका हाइयर डाइपोल मोमेंट होता है देन CH3I। क्यों? The lowest dipole moment of fluorobenzene is probably due to its small size. Okay. फ्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो स्मॉल साइज की वजह से कम है। और जो ऑर्थो आइसोमर जो हैं, पहले पैरा की बात करते हैं। पैरा आइसोमर जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए उनका 0 डाइपोल मोमेंट होता है ना। और जो ऑर्थो और मेटा है वहां पे एंगल की बात की जाती है। ओके, तो जितना ज्यादा एंगल उतना डाइपोल मोमेंट कम। तो यहाँ पे ऑर्थो पे 60 डिग्री का एंगल होता है और मेटा पे 120 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच में, है ना। तो जितना ज्यादा एंगल उतने कम डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे एंगल 180 है, तो यहाँ पे 0 डाइपोल मोमेंट है पैरा का। और यहाँ पे ऑर्थो डाइक्लोरो का सबसे ज्यादा, मेटा का 1.72। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। अब ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, भले ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जो वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, वो जब ब्रेक करते हैं तो उनकी जितनी एनर्जी होती है ना उतनी हेलो एल्केन्स की नहीं निकलती जब उनको तोड़ा जाता है। ओके, और लेस एनर्जी रिलीज होती है जब इन बॉन्ड को आपस में मिलाया जाता है, वाटर और हेलो एल्केन्स को। ओके, इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन H2O molecules. As a result, the haloalkanes and haloarenes are insoluble in water. बट ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि लो पोलैरिटी होती है, सच एज पेट्रोलियम ईथर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं सच एज पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। क्योंकि इनके जो न्यू फोर्सेस हम सेटअप की जाएंगी हेलो एल्केन्स या हेलो एरेन्स के बीच में, इनके साथ वो सेम होती हैं जैसे कि पहले थी किसकी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की। ओके, या हेलो एल्केन्स या हेलो एरेन्स की। तो इसलिए जो है ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ओके, स्टेबिलिटी की बात करें तो सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ द CX बॉन्ड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर CFC, CCl,
CBr, Ci. Therefore, stability of the haloalkanes having the same alkyl group decreases in the order. Alkyl fluoride सबसे ज़्यादा stable, फिर chloride, फिर bromides, फिर iodides. That is why alkyl iodides on standing become violet or brown because of their decomposition in presence of light. क्या होता है, इसीलिए जो है अनस्टेबल होते हैं एल्काइल आयोडाइड्स. वो स्टैंड होंगे, अगर स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं, मतलब उनके साथ कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है या छेड़खानी नहीं हो रही है, तो वो लाइट की प्रेजेंस में क्या कर जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं. एज I2 फॉर्म आयोडीन निकल जाती है वहाँ से, इसलिए उनका वायलेट कलर आ जाता है. आयोडीन का कलर जो है जनरली वायलेट होता है. ओके. और इसी तरह का ट्रेंड जो है हेलोएरिन्स में भी चलता है. फर्दर, बिकॉज ऑफ हायर स्टेबिलिटी एंड इजी अवेलेबिलिटी, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री आर ऑर्गेनिक क्लोराइड्स. ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट रेदर देन ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स. स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है और इजीली अवेलेबल है. इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब फायर को कैच नहीं करते हैं, ये लेस इन्फ्लेमेबल होते हैं, इसीलिए जो है इनको हम फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ करते हैं एज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ पायरीन फायर एक्सटिंग्विशर. ओके. और कुछ है ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड जो है गुड सॉल्वेंट होते हैं फैट्स और ऑयल्स के लिए, क्योंकि ये जो है कैच फायर को इजीली नहीं करेंगे कैच. पॉलीक्लोरो कंपाउंड सच एज ट्राई टेट्राक्लोरोइथाइलिन्स आर वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज होते हैं. ओके. यूजेज वैसे आते थे आपको पहले, पर इस बार रिमूव हो गए हैं, तो अब आपका चैप्टर इतना सा ही बचा है. ओके. CX के बॉन्ड की बात मैंने स्टार्टिंग में की, जब हेलोएरिन्स पढ़ना स्टार्ट किया प्रॉपर्टीज उनकी, उसमें बताया मैंने रेजोनेंस और CX का बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज बताया ना. तो वो अगर आपसे पूछा जाए नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएरिन्स, तो आप वहां से कर लेना. ओके. तो ये था आपका हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स यूनिट्स. ओके, थैंक यू.